हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मैथ्स के ओरिजिनल पेपर के बारे में। यहाँ पीछे देख लीजिए, ये जो मैथ्स का पेपर है ये ओरिजिनल एग्ज़ाम का पेपर है और ये कब का है देख सकते हैं। और ऐसा ही आप जब 26 में एग्ज़ाम में बैठोगे, यानी कि मैथ्स का पेपर आपका कब है, तो 18 फरवरी को आपका मैथ्स का पेपर है। तो 18 फरवरी को जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सेम टू सेम ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। आज की इस लेक्चर को पूरा करने के बाद आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है और कैसा क्वेश्चन पेपर होता है। एग्जाम से पहले मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि वहां पे आपको डर ना लगे। सबसे पहले ये देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022, ये जो पेपर है ये 2022 का है। समझ जाइए कि आप 2022 में एग्जाम दे रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन पेपर मिला है, ठीक है। किस सब्जेक्ट का है, तो ये मैथमेटिक्स का है। कल मैंने साइंस का कराया है ओरिजिनल पेपर एकदम, वो जाकर वीडियो देखिएगा, ठीक है। और ये है हमारा मैथ्स का, ये ठीक है। मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं सर, तो टोटल 138 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 100 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और 30 आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स वाला, और 8 आपका जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स वाला होता है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा नहीं बनाना होता है। जो 100 क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, उसमें से कोई भी 50 सॉल्व करिए, कोई भी 50। जो 2 मार्क्स वाला 30 क्वेश्चन आता है उसमें से कोई भी 15 क्वेश्चन जो है करिए, और बाकी 8 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला आता है, इसमें से कोई भी 4 बनाइए। यानी कि आपको 50% ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है पूरे में से, ठीक है। मात्र 50% क्वेश्चन करना होता है। सब्जेक्टिव दोनों मिला दे तो टोटल 38 क्वेश्चन होगा। 38 में से 17 क्वेश्चन जो है आपको 19 क्वेश्चन बनाना है, और 100 में से इधर आपको 50 क्वेश्चन कोई भी जो है वो टच करना है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का टोटल होता है, 100 मार्क्स का होता है। लेकिन साइंस जो है आपका 80 मार्क्स का होता है, कल के लेक्चर में बताया है, देख लीजिएगा। तो ये 100 मार्क्स का टोटल समय कितना मिलता है, तो 3 घंटा आपको मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट। लेकिन जो ये 15 मिनट होता है ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटा जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ये सेट कोड ए है, ऐसा ही सेट कोड आपको मिलेगा, ABC जो भी मिले, ठीक है। यहाँ कुछ विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है, यानी कि इसको पढ़ ले, वैसा ही क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके से क्वेश्चन को जो है टच करे। तो यही लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। यही सब लिखा है यहाँ पे कि खंड अ और ब 2 भाग में पेपर बटा होता है। खंड ए में आपका खंड क जो है, खंड क और खंड ख, और सेक्शन ए सेक्शन बी, उसी को बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले को लिए। तो खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और खंड ब में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आइए वही क्वेश्चन हम देखेंगे आज, खंड अ देखेंगे इस वीडियो में। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। 100 में से हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कितना क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए खंड अ है ये, तो 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं पूरा, कि 100 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में तो आता है 100 लेकिन बनाना कोई भी 50 होता है, लेकिन 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे पूरा। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 से 100 तक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पे चिन्हित करें। आपको गोला लगाना होता है वहां पे। 50 गुने 1 बराबर 50, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ऐसे 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, ठीक है। वीडियो चल रहा है सही ढंग से, हाँ ठीक है। चलो देख भी रहा है क्वेश्चन आपको, देखिए। तो ये 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा यहाँ पे। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 37, B बराबर 4, R बराबर A, तो
क्यू का वैल्यू बताना है यहाँ पे। भाग एल्गोरिदम यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, डिवीजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे एक सेकेंड रुकना। चलिए तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की जगह ए का वैल्यू पुट करो 37 है, बी के जगह बी का वैल्यू पुट करो 4, क्यू के जगह क्यू का वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमें बतानी है तो क्यू का क्यू रहने दो जैसे के तैसे, प्लस आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है, चलो 1 को इधर लाओ तो 37 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 4 क्यू। ठीक है, अब ये 36 हो जाएगा बराबर 4 क्यू, तो 4 नवा 36, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 9, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 9, ऑप्शन नंबर ए में देखो यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाग एल्गोरिदम ऑलरेडी दे दिया है, इसमें आपको वैल्यू को पुट करके क्यू का वैल्यू यहाँ पे निकाल देना है। ठीक, चलो इसका आंसर देने की कोशिश करना आप लोग, सबका आंसर तो मैं बताऊंगा ही। चलो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक यहाँ पे बताना है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। ठीक है, 2 से करिए 2 7 14, 2 8 16, 2 से करिए 2 3 6, 2 9 18, 3 से करिए 13। अब देखो यहाँ पे 156 को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो मेरे से पूछ रहा है 2 का कितना घातांक है, तो 2 को कितना 2 कितना बार आया है 2 बार, तो 2 का घातांक कितना होगा 2 होगा। देखो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे है। चलो आज अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, पूछ रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी देखो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है, अपरिमेय नहीं है अर्थात क्या है परिमेय है, तो वैसे ढूंढना है ऑप्शन जो कि परिमेय हो, जो कि परिमेय हो। ठीक है, तो देखिए ये अपरिमेय होगा क्योंकि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का सम क्या होता है, यानी प्लस क्या होता है अपरिमेय होता है, तो अपरिमेय होगा। ये भी अपरिमेय होगा, ठीक, ये भी अपरिमेय होगा, यहाँ पे ये भी अपरिमेय होगा क्योंकि एक परिमेय एक अपरिमेय का माइनस क्या होता है अपरिमेय। हमें परिमेय ढूंढना है, अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है। तो देखो 3 एकम 3, 3 चौका 12, देखो तो क्या हो गया √4/1, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 1 का वर्गमूल 1, यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि यही वाला p/q के रूप में लिख दिए क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये देखो इसका वर्गमूल टूट गया, यानी परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में लिख दिए, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, यही हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 4 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखो कि 0.105 का p/2n गुने 5m का रूप निम्नलिखित में से कौन होगा यहाँ पे। ठीक है, 0.105 का p/2n गुने 5 के पावर n का रूप निम्नलिखित में कौन है यहाँ पे बताना है। ठीक, यानी कि यहाँ पे शांत दशमलव वाला बताना है। देखो यहाँ पे करते हैं, किसको लिखना है 0.105, इसको p/2m × 5m, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 105 बट्टा पॉइंट के बाद कितने अंक है कितना डिजिट है 3, तो 1 पे कितना 0 3 0। ठीक, अब 1000 को देखो इसमें 2 × 5 के पावर के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको 105 बट्टा इस अरे यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो पहले ही गलत है क्योंकि 0 है तो 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा गलत है। इसको चेक करो 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पे इसको एक काम करिए इसको काट भी लीजिए, 21 से इसको काट भी सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कट भी जाएगा आराम से, है ना। 5 के टेबल से काट भी सकते हैं इसको, देखो कैसे 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 0, यानी कि 200 हमें चाहिए। तो 2 2 ना 4 2 ना 8 50 25 25 125, तो ये
ये वाला चेक करो, अब ये चेक करो, 2 दूना 4 दूना 8 अगुने 50 25 25 8 है 200, देखो आ जा रहा है 21/200, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। देखो यही तो मुझे चाहिए। इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो 21/200 को कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 2 दूना 4 दूना 8 25 8 है 200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, चलिए सबका आंसर देने की कोशिश करो आप लोग, ताकि पता चले कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक कितनी है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब परिमेय बताना है, इसके पहले अपरिमेय बताए थे, तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके, Q 0 नहीं हो और P और Q पूर्णांक हो, यही ना। तो देखो ये तो अपरिमेय संख्या होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये 10 और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10, तो 10 10 कितना? 20, यही सही ऑप्शन हो जाएगा, यही परिमेय संख्या होगा। बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको वहां तक दिख रहा है, कोने तक? हाँ ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। 5 के बाद थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन ये देख रहे हैं तुम्हारे स्क्रीन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जो यहाँ पे P/, यहाँ पे 2 के पावर h यानी Q का जो हर है, Q का जो हर है यानी कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर m लिख देते हैं इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सके, वही तो हमारा शांत है ना? वही तो शांत होगा, जिसमें P/P के जगह कुछ भी हो सकता है। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में तोड़ा जा सकता है हर को, वही क्या होगा? हमारा शांत होगा। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसी को देख लो, यहाँ पे ये 1600 है, तो 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर ये 5 के पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? तो बिल्कुल, देखो यहाँ पे ये 80 800 हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 25, और ये आपका 5 हो जाएगा। तो देखो 2 के पावर 1600 को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 रेज़ टू दी पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर कितना? 2, 5 रेज़ टू दी पावर 2। तो देखो 2 और 5 के फॉर्म में लिख दिए, किसको? डेनोमिनेटर को, यानी कि हर को। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बाकी ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला ही ऑप्शन मिल गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देखने से ही लग रहा है ना। तो 2 रेज़ टू दी पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 2 तोड़ा जा सकता है 1600 को 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में, इसीलिए यही जो है क्या है? शांत होगा। ठीक, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन 7 नंबर। ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए मौसा आपका ये भी पहले भी क्वेश्चन कराया है, इसका आंसर देने की कोशिश करना। कौन सा आंसर होगा इसका जवाब तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में, जिसका कमेंट सही होगा उसका कमेंट पिन करूंगा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है कि 2 धन पूर्णांक a और b ऑलरेडी, यानी ab का मौसा और ab का लौसा है ना, बराबर है, और नीचे ए बी यहाँ पे दे दिया गया है। ये ऑप्शन से ही आप लोग बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर बताना कौन सा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कौन सा युग्म बोल रहा है? निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य कौन सा युग्म है? सहअभाज्य का मतलब होता है कि ऐसे दो संख्या जिनका मौसह एक हो, जिनका मौसह क्या आए? जिनका मौसह निकालने पे 1 आए। ठीक है, तो देखो 14 और 35 होगा क्या? 13 52, ये तो नहीं होगा, 13 चौका 52 यहाँ पे नहीं होगा। 21 चौक 84, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मौसा कितना होगा? 21 हो जाएगा, इसका मौसा 13 हो जाएगा। बाकी बचा 2 गो, आइए चेक करते हैं। पहले वाले को चेक करिए, 14 से भाग लगाइए 35 में, 14 एकम 14, सॉरी 14 दूना 28, यहाँ पे 15 में से 8 गया 7 और 7 दूना
14। ये नहीं होगा क्योंकि इसका मौसह कितना आया 7 आ गया। तो बचा हमारा एगो ऑप्शन, तो यही वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 18 और 25 क्या हो जाएगा सहभाज्य। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सहभाज्य संख्या ऐसे दो संख्या जिनका मौसह निकालने पे क्या आए 1 आए। ठीक है, तो उसे सहभाज्य कहेंगे। और पूछ रहा है 9 नंबर, कौन निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, बताना है मेरे को कौन यौगिक संख्या है। यौगिक का मतलब होता है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो देखिए 11 होगा क्या, नहीं, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। अच्छा 21 हमारा हो जाएगा कौन सा यौगिक संख्या, क्योंकि 21 को जब आप तोड़िएगा, सॉरी 21 को तोड़िएगा तो इसका गुणनखंड 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 7 होगा और फिर 21 होगा। तो देखिए 1 से ज्यादा गुणनखंड है या 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसके 4 गुणनखंड है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यौगिक संख्या। बाकी ये 41 नहीं होगा, ये अभाज्य है, क्योंकि ये क्या है अभाज्य है क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है 1 और 41। ये भी अभाज्य है, इसके भी 2 ही गुणनखंड है 1 और 31। और 11 भी अभाज्य है क्योंकि इसके भी 2 ही गुणनखंड है 1 और 11, यानी 1 से भाग लगेगा नहीं तो 11 से। बाकी 21 में देखो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा और फिर 21 से लगेगा, इसलिए 21 क्या है यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का एक और नाम है भाज्य संख्या। यौगिक संख्या का एक और नाम है कौन सी संख्या भाज्य। अगर यहाँ पर पूछ भी सकता है कि निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है, तो इसका मतलब यही होता है, यानी कि 21। चलो आ जाओ, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 10 नंबर, देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, सॉरी निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। तो 1 से भाग लगे और नहीं तो स्वयं से भाग लगे, यानी कि खुद से। जैसे 33 हमारा क्या अभाज्य है, नहीं। 33 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 11 से लगेगा, फिर 33 से भी, तो ये हमारा अभाज्य नहीं है। 39 अभाज्य है, नहीं। 39 के भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 38 के भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो यहाँ पे 31 हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है, एक अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, एक नहीं तो क्या 31। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 2 संख्याओं का मौसह 27 एवं लौसह 162 है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक रिलेशन होता है मौसह गुने लौसह, मौसह गुने लौसह बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a गुने b लिख दूं, a गुने b। तो मौसह कितना है 27, लौसह कितना है 162, बराबर पहली संख्या यानी a की वैल्यू कितनी है 54। अब मुझे निकालना है दूसरी संख्या यानी कि b। 54 को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 27 गुने 162 अब बटा क्या 54, तो b की वैल्यू निकल जाएगी 27 दूना 54 और 2 अठे 16 और 2 एकम 2, कितना आ गया 81। कितना आ गया 81। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 81 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चले। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, देखो तो 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा और छोटा करने दो। देखो 12, 15 और 21 का मौसह क्या होगा। 12, 15 और 21 का मौसह क्या होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर सके। ऑप्शन से बनाओ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि तीनों में भाग लग जाए। तो देखो 3 से भी लग जाएगा तीनों में, लेकिन 3 नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है। 3 से बड़ा और भी है, 5 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, तो 7 ऑप्शन होगा, क्योंकि 3 और 7 में 3 से भी तीनों में लग जाएगा और 7 में भी लग जाएगा। लेकिन HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो कि दी हुई नंबर को भाग कर सके, यानी कि विभाजित कर सके। तो 7 से तीनों में लग जाएगा, इसलिए मौसह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन था ना, हाँ 7, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ये, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है,
चलो 2026 में यहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछ देवे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता है और मैं हर प्रीवियस ईयर जो है आपको पेपर सॉल्यूशन करा दूंगा। बोला हूं ना 2020 फिर 2022 एक एक साल छोड़कर 2022 और फिर 2024 ये सारा पेपर मैं करा दूंगा, क्योंकि ये एक एक साल बाद वाला पेपर से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है। 2020 फिर उसके बाद क्या 22, 21 वाला नहीं, फिर 23 नहीं, फिर 24, ये एक एक साल छोड़कर ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होता है ऐसे क्वेश्चन पेपर से। तो ये सब मैं करा दूंगा 2020, 22, 24 सब, ठीक है, ताकि 2026 में कोई परेशानी ना हो। ये जैसे ये ओरिजिनल पेपर है 2022 का, ठीक है, इसके बाद क्या होगा 24 हो जाएगा या फिर 20 करा दूंगा। चलो देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो 6q होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये सम पूर्णांक है। 6 क्या है, सम है। अच्छा 6q + 2 ये भी सम है, ये सम पूर्णांक का रूप है। 6q + 1 यहाँ पे 1 क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो 6q + 1 किसका रूप हो जाएगा, विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी हमारा सम पूर्णांक का रूप होगा, क्योंकि 4 क्या है, सम है, 2 क्या है, सम है, और यहाँ पर भी देखो ये 6 क्या है, यहाँ पे सम है, ठीक है। तो यहाँ पे 6q + 1 ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं, परिमेय संख्या प्राकृत नहीं होती है, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर होता है। पूर्ण संख्या होती है, नहीं, पूर्णांक संख्या होती है, नहीं, वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, वास्तविक, क्योंकि परिमेय संख्या क्या है, 2/3, तो 2/3 एक वास्तविक संख्या भी है। 2/3 ना तो हमारा प्राकृत है और ना तो ये है और ना तो ये है, क्या है, वास्तविक। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या भी होता है, ठीक। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, देखना जरा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 22/7 है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, तो 22/7 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। न तो अपरिमेय है, न तो पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो तीनों ऑप्शन गलत है। 22/7 क्या है, परिमेय है, लेकिन यही पाई की वैल्यू होता है। तो अगर आ जाए, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो पूछे कि पाई कौन सी संख्या है, तो बोलिएगा अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या लगाना। लेकिन इसी की वैल्यू 22/7 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। यहाँ पे देखो बताना है मेरे को, द्विघात बहुपद, द्विघात, द्वि माने 2, द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिनके घात 2 हो, के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो जितनी घात उतनी शून्यक, याद रखिएगा, घात बराबर शून्यक, चर की घात बराबर शून्यकों की संख्या, यानी जितनी घात उतनी शून्यक। तो द्विघात बहुपद में 2 घात, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद के 3 घात, तो उसके 3 शून्यक, अल्फा बीटा गामा। रैखिक बहुपद के 1 घात, तो उसके 1 शून्यक, सिर्फ अल्फा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कैसे पहचानिएगा बहुपद नहीं है, तो चर का घात यदि पूर्ण संख्या होगा, चर की घात यदि पूर्ण संख्या होगा तो ही वह बहुपद होगा। चर की घात यदि पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से डैश डैश डैश। तो
चर की घात यदि पूर्ण संख्या होगी तभी बहुपद होगा। तो चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है यहाँ पे, तो ये तो बहुपद है यहाँ पे, ये तो बहुपद हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अच्छा, ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसको तोड़ेंगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। यदि px बराबर qx इंटू जी, तो px का घात 7 है, gx का घात 3 है, तो px अपॉन gx बोल रहा है। ठीक है, तो px कितना है यहाँ पे देख लो, px कितनी है? 7 है। px का घात कितनी है? 7 है। और gx का घात कितनी है? 3 है। और घात बोल रहा है ना, तो घात 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस हो जाता है। घात क्या होता है? अगर डिवाइड में हो, a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n क्या होता है? a के पावर m माइनस n, है ना। तो px अपन gx का घात पूछ रहा है, तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिख रहा है आपको बढ़िया तरीके से? हाँ दिख रहा है। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये इंग्लिश में है। 19 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखना यहाँ पे, यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है, एक शून्यक कितना है? -2 है, यानी x बराबर क्या है? -2 है। ठीक है, तो px का गुणनखंड क्या होगा? तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी x + 2 हो जाएगा। x + 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आगे चलो। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताइए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c कौन है? ये वाला c है, क्योंकि ये a है, इसका गुणांक, ये b की वैल्यू है, x का गुणांक, x² का गुणांक a की वैल्यू, x की गुणांक b की वैल्यू, और कांस्टेंट यानी कि ये अचर होता है, यानी कि ये c की वैल्यू होता है। तो c की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 है, और a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1 से 1 कैंसल हुआ, कितना बचा? 1 बचा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, चलो 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। तो बताओ c की वैल्यू कितनी है? यानी कांस्टेंट, यानी कि अचर 2 है, और a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे x³ का गुणांक, यानी कि 6 है। तो 2/6, यानी कि 1/3 हो जाएगा। 1/3। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, x का क्यू यहाँ पे a की वैल्यू है, x² का गुणांक यहाँ पे b की वैल्यू है, और यहाँ पे ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। सॉरी, गलत हो गया। एक सेकंड रुकना भाई, ये c की वैल्यू ये है ना मेरे पास, c की वैल्यू ये है, यानी x का गुणांक, और d की वैल्यू ये है 2 अचर पद, यहाँ पे d हो जाएगा अचर। तो c कितना है? -3 है, सॉरी, ये c कितना है? -3, और a की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, -1/2 होगा। -1/2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन किस तरीके से देता है, ये भी मैच हो गया, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, ये सही होगा, है ना, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है, इसमें ए बी सी का मान अलग अलग होगा यहाँ पे द्विघात बहुपद के कंपैरिजन में। देखो इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 का वैल्यू यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करिए, आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्या होता है? पहले इसको तोड़ लो, x² - 3x माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा। तो x² - 3x और -3x - 5x क्या हो जाएगा?
8 हो जाएगा। इसमें बताओ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए तो देखो ये 3 हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा है। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल दो क्योंकि इसमें पुट करना होगा, तो सी बट्टा ए होता है, तो सी की वैल्यू कितनी है, -8 है, और सी बटा ए की वैल्यू 1 है, तो खाली -8 आएगा। अब इसको तोड़ लीजिए, ए प्लस 1 यानी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको तोड़िए क्या क्या आता है, तो अल्फा में बीटा से मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा आएगा, है ना। अल्फा में बीटा से किया, अब अल्फा में ये अल्फा बीटा ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1। अब इसको तोड़ो, तो अल्फा में बीटा से गुना करो, ये 9th में आप गुना करना सीखे होंगे, तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा में 1 से करो तो अल्फा हो जाएगा, 1 में बीटा से करो तो प्लस बीटा हो जाएगा, और 1 में 1 से करो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना निकाला है, -8, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला है, 3, अब प्लस 1, -8 और 3 1 4, 8 में से 4 गया, -4, क्या आया, -4। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ विजिबल है। चलो आगे चलते हैं, 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे बताइए। तो ये द्विघात बहुपद है, तो एक अल्फा मान लीजिए, पहला शून्यक आपका अल्फा मान लीजिए, तो इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है, 1/अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका यहाँ पे देख लीजिए, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। देखो ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा अल्फा, और ये मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या सी बाई ए है, सी बाई ए है, यानी अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है, 1/अल्फा, यहाँ पे ये क्या है, सी बाई ए, तो सी कितना है यहाँ पे, सी कितना है, क्यू है, सी कितना है हमारा, यहाँ पे क्यू है, तो क्यू यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए सी बाई ए, तो ये सी और ये माइनस क्यू यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, 24 नंबर क्वेश्चन ये रहे, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। तो देखो जिनके शून्यक -6 और 2 है, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, और बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, ठीक है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, यानी कि -2 + 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, यानी कि -2 इंटू कितना 6, यानी कि -12। अब देखो द्विघात बहुपद मेरे से पूछ रहा है, तो एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस वैल्यू रख दो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4x हो जाएगा -4x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -12 है, यानी कि -12 हो जाएगा। तो अब इसको तोड़ लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, x² -4x और प्लस -12, यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा जिनके शून्यक -2 और 6 है। x² -4x -12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, सबको सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। चलो आ जाओ आगे चले, 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, ऊपर छूट गया क्या 25 नंबर, हाँ देखो पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2
और 6x माइनस 9y प्लस 5 के कितने हल होंगे? तो आइए चेक करते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0। बोल रहा है कि इसमें कितने हल होंगे। ठीक है, तो इसका कुछ शर्त होता है। आइए इसमें a1 a2 b1 b2 निकालते हैं। तो a1 अपन a2 यानी कि इसको काटिए तो ये 1 अपन कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, बराबर इसको काटिएगा तो 1/3 हो जाएगा और इस ये 2/5 हो जाएगा, यानी कि नॉट इक्वल। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये किसका शर्त होता है? तो ये कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। लेकिन पूछ रहा है कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। लेकिन अगर रहता a1/a2 a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 तो इसमें केवल एक हल होता है। लेकिन अगर आ जाए एक a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर है c1/c2 के, तो इसमें अनगिनत हल होता है, यानी कि अनेक हल। ठीक है, लेकिन अभी है देखो इस फॉर्म में, यानी कि इनमें कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। चलो आ जाओ 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। 26 नंबर क्वेश्चन देखना। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल है? अद्वितीय का मतलब, अद्वितीय हल यानी कि क्या, केवल एक हल, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है ना, ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का शर्त क्या होता है, यानी व्यंजक क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो यही देखिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 और यहाँ पे देखो a1/a2 यानी कि k और ये a2 की है वैल्यू है, यानी कि 3 नॉट इक्वल b1/b2 यानी कि 2 और फिर 1, 2 और 1, 2 और 1। तो बताओ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k 1 जा k और नॉट इक्वल 3 2 जा 6, यानी कि k नॉट इक्वल 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो आ जाओ 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर है तो हलों की संख्या क्या होगी? दो लेखा चित्र यदि समांतर हो तो एक दूसरे को कहीं एक भी पॉइंट पे तो काट नहीं रही है, क्योंकि समांतर, समांतर का मतलब इधर इसको कितना भी बढ़ा दे, इसको आगे कितना भी बढ़ा दे, कभी एक दूसरे को मीट ना करे, या इधर भी बढ़ाएं कितना भी तो कभी एक दूसरे से मिले ना, कभी मिलेगी ही नहीं तो इसके हल ये इसको तो इसके एक भी हल नहीं होगा। जब कहीं पे मिलेगी एक दूसरे से, जितने पॉइंट पे उतने हल होंगे, ये तो किसी पॉइंट पे एक दूसरे से नहीं मिलेगी, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कि शून्य, एक भी हल नहीं होगा यानी शून्य होगा। ठीक, हलों की संख्या क्या होगी? शून्य, क्योंकि समांतर है, एक भी जगह टच नहीं कर रही है एक भी पॉइंट पे, तो एक भी शून्य नहीं यहाँ पे नहीं होगा। चलो आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे x-4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा? देखो x-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो x-4 बराबर 0 यानी x बराबर 4 किसके समांतर? y बराबर 4 x के समांतर होगा। ठीक है, x y बराबर 4 x के समांतर होगा। अगर x बराबर 4 रहता तो ये y के समांतर होता, y के समांतर। ठीक है, अगर x रहे तो y के समांतर है, अगर y रहे तो x के समांतर है। तो अभी y बराबर 4 आया है, यानी कि ये x के समांतर होगा। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन ये रहे। देखो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है। देखो यदि 2x + 3 बराबर 11 इतना बराबर -24 तो x और y की वैल्यू बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग सबसे आसान तरीका ऑप्शन से बनाना, ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू रखना,
यहाँ पे y की वैल्यू रखना, यहाँ पे x की वैल्यू रखना, y की वैल्यू रखना, दोनों बराबर आ जाए, वही x की वैल्यू और y की वैल्यू है। तो देखो पहले ऑप्शन से चलते हैं, देखो 2 रखो, 2 2 जा 4 प्लस 4 3 12, 12 4 16 आ जा रहा है, 11 के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं होगा। इसमें रखते हैं, देखो 2 दूना -4, ठीक, प्लस y की वैल्यू -5, तो 5 3 15 बराबर 11 नहीं होगा, क्योंकि ये 16 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आइए सी नंबर, x की वैल्यू -3, तो 3 2 जा 6, और y की वैल्यू 1 है, 3 1 जा 3। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ x की वैल्यू 3 है, 3 दूना कितना हो जाएगा -6, और 3 एकम 3 प्लस का 3, तो 6 में से 3 गया तो ये कितना बचेगा -3, ये भी नहीं है, तो एक ऑप्शन बच गया, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे देख लो चेक कर लो, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये -4 और y बराबर 5, यानी 5 3 15, दोनों को घटाएंगे तो कितना 11 के बराबर आ जा रहा है। देखो यहाँ पे 15 में से 4 गया 11 बराबर आ जा रहा है। इसमें भी चेक कर लीजिएगा, 2 दूना 4 -4, और यहाँ पे 4 5 20, 24 हो जाएगा माइनस का। देखो तो यही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ, ठीक। 30 के बाद देखो 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा यहाँ पे देख लो, तो देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, तो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये व्यापक रूप है, यानी इस रूप का होगा तब भी जाकर द्विघात समीकरण होगा यहाँ पे, ठीक। और चेक करते हैं, तो ये x² हो जाएगा, और ये a² प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, बराबर ये 2x - 3 यही हो जाएगा लग रहा है। देखो यहाँ x² ये 2x, और इधर आकर ये घट जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये 3 इधर आएगा, यानी यही वाला हो जाएगा, क्योंकि ये x² मिल जा रहा है। बाकी में देखो इसमें x² अगर मैं करूँ, x² यहाँ पे करूँ, और यहाँ पे -2ab, तो x² - 2ab, तो 2 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 2 जा 4x यहाँ पे, तो ये आके घट जाएगा इधर। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि x² यहाँ पे आ जा रहा है। बाकी आगे और चेक करो, यहाँ पे देखो कौन नहीं है, तो देखो ये x² और ये x - 2, यानी कि ये x² हो जाएगा, और ये यहाँ पे x² हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा दोनों x², तो यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए यही द्विघात समीकरण नहीं होगा। बाकी ये भी जो है हो जाएगा, क्योंकि ये हमें ऑप्शन मिल गया, तो बाकी ये तो गलत ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक। चेक कर लेना। चलो आ जाओ 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। मूल समान है यानी कि d बराबर 0, d बराबर 0। d कैसे निकालिएगा, तो b² - 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 3k -4, a की वैल्यू कितनी है 9, और c की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 0, ठीक। अब देखो मूल समान है तो बताना है मेरे को d के, यहाँ पे k की वैल्यू है, तो k निकलेगा यहाँ से, तो 3k 9 चौका 36 चौका, यहाँ पे 36 चौका कितना होगा, तो 36 में 4 से गुना करिए, 6 चौका 24, 4 3 12 2 14, 144 बराबर 0। तो 3k बराबर प्लस का 144 हो जाएगा उधर जाकर, तो k बराबर 144 बट्टा 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, सॉरी 3 8 24, यानी कि 48 हो जाएगा। कितना होगा, मूल क्या हो जाएगा 48, यहाँ प्लस माइनस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गलत हो गया, देखना यहाँ पे, रुक जाओ 1 सेकेंड। इसमें क्या पूछ रहा है, के किस मान के लिए, के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ठीक है। मूल समान है, मूल समान है यानी d बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक। मूल समान है, d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
ठीक है। चलो 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो 3k है। ठीक है, 3k रख दिया, माइनस 4ac, तो 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो 3k माइनस 9 चौका 36, 36 चौका 6 चौका 24, 4 3 12 और 2 14, 144। ठीक है, 144 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। तो 3k बराबर ये उधर जाकर प्लस कर जाएगा और ये k बराबर 144 आएगा और बट्टे में क्या आएगा, 3। 3 चौका 12 यहाँ पे आएगा, 3 चौका 12 होगा प्लस माइनस 3 चौका 12 और 3 8 24, 3 चौका 12 3 8 24, ये 48 आ रहा है। इसका ऑप्शन चेक करना कौन सा ऑप्शन होगा। मूल समान है यानी कि d बराबर 0, सब ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट अंडर होता है ना यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी गलत हो गई देखो यहाँ पे, तो इधर आकर ये रूट चढ़ेगा, तो 3k बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो k बराबर 3 चौका 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो रूट चढ़ाने पे ये क्या हो जाएगा, ये 144 रूट में चल जाएगा। ठीक है, चलो बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, देखो यदि x माइनस वाई बराबर 6, देखिए वीडियो चल रहा है, हाँ ठीक, x माइनस वाई बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का मान यहाँ पे बताना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक फार्मूला यहाँ पे होता है एक्स माइनस वाई के फॉर्म में, कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2a एक्स वाई यहाँ पे। ठीक, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 का यहाँ पे माइनस 6 नहीं है, 6 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2 एक्स वाई यहाँ पे। ठीक, तो छाछा के 36 माइनस 2 एक्स वाई यहाँ पे। ठीक, अब देखो, तो ये देखो एक्स स्क्वायर और बराबर 30 भी तो है ना, ये देखो ये बराबर में क्या है, 30 है, हमने 30 नहीं रखा, चलो ये बराबर में क्या है, 30 है। तो देखो ये 30 इधर बुला लो, तो 36 माइनस 30, 36 माइनस 30, और ये माइनस का है उधर जाकर प्लस का 2xy हो जाएगा, तो ये 6 बराबर 2xy हो जाएगा, यानी xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, नीचे तक दिख रहा है, हाँ ठीक है, xy बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन देखो, ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे 34 नंबर क्वेश्चन देखना। देखो 34 क्या है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले d निकालते हैं, तो d बराबर बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी 5, यानी कि 1 लिखो यहाँ पे, और माइनस 4 बच्चे 20, कितना हो जाएगा माइनस का 19। d से छोटा है, d 0 से क्या है छोटा है, तो d जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, अवास्तविक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 35 नंबर ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, कौन समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि किसमें d की वैल्यू समान नहीं है। तो देखते हैं, a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 73। तो देख लो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखो ये 24 हो जाएगा, घटाओगे तो ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा,
लेकिन ये घटाओ तो 73 में से 49 घटाओ, 13 में से 9 गया 4, और ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। और ये देखते हैं और कौन नहीं है, तो ये देखो कौन समांतर श्रेणी में नहीं है यहाँ पे, तो ये रूट ये घटाओगे ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि 0.222 इसमें से माइनस करोगे तो ये नहीं होगा, 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे तो ये, और फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये नहीं होगा क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है, देखो ये यानी अनगिनत है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला 36 नंबर है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो इसका सारों यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू आप रख सकते हो, nवां पद इतना है 3, तो यहाँ पे पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, और देखो यहाँ पे सारों जो है कौन सा आ रहा है यहाँ पे, तो ये बना सकते हैं आप। इसका आंसर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन से बनाना जल्दी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जिसका कमेंट सही होगा उसका कमेंट पिन करेंगे। दो क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको दिया यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन। चलो देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। देखो 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, ये न्यू क्वेश्चन आया। 21, 18, 15 का कौन सा पद यहाँ पे शून्य होगा। मान लीजिए कि nवां पद शून्य होगा, यानी n की वैल्यू क्या आ गई शून्य, तो n का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d बराबर 0। a की वैल्यू कितनी है 21, और कौन सा पद यानी n बताना है -1, और d कितना होगा a2 - a1, यानी कि 18 में से 21 गया तो कितना बच जाएगा -3 बराबर 0। ठीक, तो 21 + n - 1, ये 3 इधर जाकर क्या डिवाइड हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। 21 में से 1 जाएगा यहाँ पे तो कितना बच जाएगा 20 बचेगा, यानी 20 + n बराबर 0। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे माइनस का, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, देखना देखो यहाँ पे देखो, ये 3 को उधर भेज दे तो ये 0 कर लेगा, यानी कि 21 का 21 यहाँ पे प्लस n - 1, n - 1 यहाँ पे, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो मैं दोनों को उधर भेज देता हूँ, दोनों को इधर भेज देते हैं। ये देखो तो ये 20 में से 21 में से 1 गया तो ये 20 प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा बराबर 0, यानी nवां पद यहाँ पे 20, कहीं पे ये मिस्टेक हो रहा है, कौन सा पद यहाँ पे शून्य है। ठीक, तो मान लीजिए कि nवां पद यहाँ पे क्या है शून्य है, यानी कि 0 है, तो n का फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर 0। 18 में से 21 a2 - a1, a1 a2, तो 18 में से 21 गया, 18 3 19 20 21 3 बचा, यानी कि -3 यहाँ पे। तो ये देखो तो a + n - 1 × d आया कितना यहाँ पे -3 बराबर 0 यहाँ पे। तो 21 का 21, और यहाँ पे देखो यहीं पे मिस्टेक हो रहा है, देखिए कैसे, देखो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा जो है वो मिस्टेक हुआ है, देखिए कैसे। 21 का 21 लिख देता हूँ यहाँ पे, a प्लस ये कर देता हूँ मैं -3n कर देता हूँ, ठीक, -3n कर देता हूँ, और माइनस माइनस प्लस का 3 कर देता हूँ बराबर 0 कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए 21 3 कितना होगा 24 हो जाएगा, 24 - 3n बराबर 0, तो 24 बराबर प्लस का 3n है उधर जाकर, सॉरी माइनस का है उधर जाकर प्लस होगा, तो n की वैल्यू 3 × 8 = 24। आठवां पद कौन सा, आठवां पद ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना इतना का चौथा पद यहाँ पे पूछ रहा है हमसे। देखो समांतर श्रेणी √7, 28, 63 का चौथा पद यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए √7 है और इसको 7 के फॉर्म में तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ेंगे, तो 28 को देखिए आप क्या करो फैक्टर तोड़ो, 2 14 दूना 28, 2 7 14, तो 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 √7।
इसी तरीके से आप इसको भी तोड़ सकते हैं, 63 को भी। देखो कैसे तोड़िएगा, यहाँ पे 21 तियाँ 63, 21 3 नवा 27 और यहाँ पे 3 तियाँ 9, यानी कि 3 यहाँ पे एक 3 निकलेगा 3 और 3 तियाँ क्या निकलेगा, यहाँ पे 9 निकल जाएगा। यहाँ पे ये देखो 3 से 21 तियाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6, 21 आया यहाँ पे, और 3 से किया 3 नवा 27, यहाँ पे 3 नवा 27 आया, 3 3 आया यहाँ पे। ठीक है, चलो तो हमें 2 ही की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। हालांकि इसको भी आप लिख सकते हो, ये 3 रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये 3 रूट 7 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब देखो d निकालना है मुझे, तो क्या निकालूंगा, a2 माइनस a1 लिखेंगे, यानी टू रूट 7 में से 7 को माइनस करो तो सिर्फ रूट 7 आ जाएगा, यानी d कितना आ गया रूट 7, और यहाँ पे a कितना है रूट 7 है। चौथा पद पूछ रहा है यानी कि a4 पूछ रहा है, तो a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे रूट 7 और प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी है रूट 7। ठीक, अब 3 1 4 रूट 7, क्या लिख देंगे 4 रूट 7 यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से आता है 4 रूट 7 के बराबर। यहाँ पे 70 को तोड़ लीजिए, यहाँ पे 70 को तोड़ के देखिए, 2 35 है ना, ये नहीं होगा। 84 को देख लीजिए, यहाँ पे 2 से 2 चौका 8 42, 2 से 21 और यहाँ पे 3 से 7। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 गुने यहाँ पे 7 तियाँ 21 हो जाएगा। ठीक, आगे देख लीजिए 98 को देख लीजिए यहाँ पे, तो ये कितना, एक ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार 98 को भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2 चौका 8 2 नवा 18 और ये 2 चौका 8 2 नवा 18, ये 7 सते 49, तो ये कितना हो जाएगा 7 रूट 2 आ रहा है, 7 रूट 2 112 को, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2/3 a,2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात करें। किसी ये देखिए यहाँ पे ये समांतर श्रेणी 3 क्रमागत पद 3 क्रमागत पद है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। मान लीजिए कि पहला पद x है, दूसरा पद y है, तीसरा पद z है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में है तो कैसे पता करेंगे, तो ये a1 है, ये a2 है, तो y में से x को माइनस करेंगे और इधर आपका z में से y को माइनस करेंगे, यानी a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, है ना। तो ये आपका ये समांतर श्रेणी में होगा। ठीक, तो वैसे ही ये भी है, देखिए 2/3 a,2 ये a है, तो समांतर श्रेणी में है, 3 क्रमागत पर समांतर श्रेणी में है, यानी a2 माइनस a1, तो a में से घटाएंगे 2/3 को और बराबर 2 में से घटाएंगे, यानी a3 में से a2 को घटाएंगे, यानी 2 में से a को घटाएंगे। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए ये 2 है, 4 है, ये 6 है, इसको कैसे पता करें कि ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो 4 में से 2 को माइनस करिए तो 4 माइनस 2 2 हुआ, फिर 6 में से 4 को माइनस करिए तो कितना आएगा 2, तो ये 2 और 2 दोनों बराबर आ गए, यानी कि समझ जाइए ये क्या है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये सही मैंने ये भी किया है, a2 में से a1 को, फिर a3 में से a2 को मैंने माइनस किया। अब देखिए ये 3a माइनस 2/3 हो जाएगा, 3a माइनस 2/3 हो जाएगा बराबर 2 माइनस a। यहाँ से a का मान निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3a माइनस 2 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 माइनस 3a हो जाएगा। ठीक, अब 3a, ये देखिए ये 3a इधर आएगा तो प्लस का तो 6a हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं
या यहाँ पे कर देते हैं, देखिए तो ये 6a हो जाएगा, ये 3a माइनस का है इधर आकर प्लस के साथ, तो 6a हो जाएगा बराबर ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी 6 + 2 हो जाएगा, तो 6a बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा। अब a बराबर कितना होगा 8/6, यानी इसको काटिएगा तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3 आएगा। कितना आएगा 4/3 आएगा। कहाँ पे है 4/3, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, नीचे तक दिख रहा है आपको, हाँ नीचे तक दिख रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। इतना समझ में आया होगा आपको। ये यहाँ पे कुछ एलसीएम 3 लिया तो 3 एकम 3 माइनस 2/3, 2a माइनस, यहाँ से आप भी सॉल्व करके a का मान निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3a माइनस 2 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 माइनस 3a हो जाएगा। अब a को इधर करिए तो देखिए 6a हो गया, 3 माइनस में ही इधर आकर प्लस किया तो 3 3 6a हो गया, बराबर ये 6 है प्लस माइनस का 2 उधर जाकर क्या किया प्लस का किया, यानी 6 + 2 हो गया है ना। तो 6a बराबर 6 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। तो a बराबर 8/6, यानी 4 दूना 8, 2 चौका 8 और 2 3 6, 4/3 हो गया। देखिए यहाँ पे, ठीक है। चले इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 के बाद 39 के बाद 40, 40 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, वीडियो में दिख रहा है आपको साफ, हाँ वीडियो में तो साफ दिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए 40 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। क्या कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद a सार्वंतर d, इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो यदि हमारे पास एक समांतर श्रेणी में a दिया हो d दिया हो तो योगफल का सूत्र यानी एसएन का फॉर्मूला आपको पता होगा a और d के लिए n/2 × 2a + n-1 × d होता है। ठीक है, ये है आपका योगफल निकालने का फॉर्मूला, जिसमें n भी हो, a हो और फिर d हो, a और d दिया हो तो n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक, चलो 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, देखो 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये 2022 का पेपर है और ये सारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप एग्जाम में, समझिए हम एग्जाम में बैठ के पेपर दे रहे हैं, वैसे इसको सॉल्व करिए। मैं इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक करा देता हूँ, इसके ये बड़ा हो जाएगा, मैं 100 करा देता, लेकिन ये लेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्या कि एक सेकेंड पार्ट इसका 50 तक दे देंगे। ठीक है, तो 50-50 100 दोनों मिलाकर वीडियो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, आपको देखने में भी सहूलियत होगी। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन ऐसे समझिए कि बैठकर हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये 2022 का पेपर है, ऐसा ही आपको 2026 में भी बैठिएगा तो आपको पेपर देखने को मिलेगा और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप फील करिए कि हम एग्जाम में बैठ के पेपर दे रहे हैं। युगपद रैखिक समीकरणों के निकाय a1x b1y बराबर c1 a2x b2y और बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त है यदि, तो अनगिनत हल के लिए व्यंजक क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, यही होता है ना अनगिनत हल के लिए, यही होता है, यानी तीनों बराबर होता है। यानी कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो एक के ऊपर दूसरी लाइन, ये अनगिनत पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, तो यहाँ पे अनगिनत हल होगा। और इसका व्यंजक पूछ रहा है, तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, चलो 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। ABC त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D और E बिंदु है। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज मैं बनाता हूं यहाँ पे, इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक, D और AB पे D पॉइंट है, AB पे क्या है D पॉइंट है और फिर AC पे E पॉइंट है। ठीक है,
ई बिंदु है। यदि डी ई पैरेलल टू बी सी, डी बी सी के पैरेलल है, ए डी 4 सेंटीमीटर है, ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर है, ए डी 4 सेंटीमीटर है, और फिर डी बी एक्स माइनस 4, डी बी कितना है x माइनस 4, ई सी कितना है 3x माइनस 19, 3x माइनस 19, तो x की वैल्यू हमें एक और दिया है यहाँ पे ए ई 8, ए ई कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, x का मान क्या होगा। तो देखिए ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम जिसको कहा जाता है, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम इसको कहा जाता है। बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि एडी बटा बीडी और एई बटा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बीपीटी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, थ्योरम समानुपाती का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, ये होता है एडी बट्टा, नीचे लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा सा पेन छोटा कर देते हैं, एडी बट्टा बीडी, एडी बट्टा बीडी, एडी बट्टा बीडी बराबर होता है एई बट्टा ईसी के, एई बट्टा ईसी, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, एडी कितना है 4 है और डीबी कितना है x माइनस 4 है, बराबर एई कितना है 8 है और ईसी कितना है 3x माइनस 19 है। बस अब बना दीजिए इसको, कैसे करिएगा, देखिए 4 दूना 8 कट जाएगा ऊपर ऊपर, 2 से ये करिए तो 2x माइनस 8 हो जाएगा, 2x माइनस 4 दूना 8 बराबर ये 3x माइनस 19 का यही सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 3x 1 या 3x, 19 से कम 19। अब x वाले को एक तरफ कर दीजिए, 3 को इधर लाइए, 2 को उधर भेजिए, ये जो भी करना है करिए। तो मैं 2x को उधर भेज देता हूँ, 19 को इधर बुला लेता हूँ, तो -8 और ये माइनस का 19 है, इधर जाकर प्लस का 19 हो जाएगा, और ये 3x है और ये उधर जाकर माइनस का 2x हो जाएगा, और 19 में से 8 गया कितना बचेगा 11 बचेगा, बराबर 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, x की वैल्यू 11, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए बढ़िया तरीके से, है ना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कहीं पे कोई परेशानी होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सेकंड वीडियो में उसका जवाब मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है, आराम से पेपर को सॉल्व करना है इत्मीनान से, क्योंकि प्रेशर में एग्ज़ाम खराब हो जाता है। इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए, नहीं समझ में आया 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आ जाता है। 3-4 बार क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसका आसान तरीका है क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्वेश्चन में। यदि समरूप त्रिभुजों के 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR है, 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR है, ये एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, दूसरा त्रिभुज कौन सा है PQR, ये कौन सा, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, ठीक। क्षेत्रफल 81 और 49 है, ठीक है, यानी ABC के क्षेत्रफल 81 है और PQR का क्षेत्रफल 49 है। यदि ABC की ऊंचाई 4.5 है तो PQR की ऊंचाई बताना है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। कैसे बताइएगा, कैसे बताओगे, देखो तो त्रिभुज ABC, यानी कि देखिए ये एक थ्योरम होता है, याद रखिएगा, एक प्रमेय कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।
लिख देता हूँ यहाँ पे, या आप याद या लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उन दोनों त्रिभुज के संगत ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बराबर उन दोनों त्रिभुज के संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर। तो संगत ऊंचाई ABC की ऊंचाई कितनी है, 4.5, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा। अब बट्टा PQR की ऊंचाई बताना है, तो PQR की ऊंचाई मैं h मान लेता हूं, यानी कि h का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से h निकाल लीजिएगा। तो ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है, देखो ABC का क्षेत्रफल 81 है और 49 है PQR की क्षेत्रफल 49 है। ये 4.5 का होल स्क्वायर है और ये यहाँ पे h स्क्वायर है। ये स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 81 पे रूट चढ़ जाएगा और ये 49 पे, दोनों पे रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर को हटाया तो इधर क्या चढ़ गया, रूट, तो इधर मैं 4.5 लिख दूंगा बट्टा h लिख दूंगा। दोनों से स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, बराबर 4.5 यहाँ पे 4.5 बट्टा h। ठीक है, अब 4.5 ये 2 से हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 99 81 और 7 7 49, 45 में 2 से करोगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू 2h बट्टा बराबर 7, यानी कि h बराबर 7 बट्टा 2 ऊपर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये 2 बार में कट गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर h बराबर ये कितना हो जाएगा, 7 बट्टा 2 हो जाएगा, ये है ना। तो देखो 2h कम 2h किधर लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 में h से करोगे तो 2h हो जाएगा और 7 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 7 कम 7 हो जाएगा। तो h बराबर 7 बट्टा 2, यानी 2 3 6 और 2 5 10, 3.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। तो PQR की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। चलो आगे चले। 44 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, वीडियो देखे चल रहा है आपको आपका, हाँ ठीक है चल रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इनके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के एक बात याद रखिएगा, समचतुर्भुज में जब विकर्ण दिया होगा तब एक आप थ्योरम याद रखेंगे आपको। ये तो आपका क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनल, ये क्या बोलते हैं इसको, इसका गुण है, ये प्रॉपर्टी है समचतुर्भुज के, कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। ठीक है, ये एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है, समद्विभाजित का मतलब होता है कि 2 बराबर भागों में बांटना, 2 बराबर भागों में बांटना। किसको, विकर्ण को। यानी समझ, यहाँ पे मैं, ये नाम है इसका ABCD। तो मान लीजिए एक AD विकर्ण है और एक BC विकर्ण है। BC विकर्ण, यदि BC जो है, यहीं पे हम कर लेते हैं, समचतुर्भुज के एक विकर्ण कितना है, 6 है। यानी मान लीजिए ये पहला विकर्ण कितना है, 6 है। पहला विकर्ण कितना है, 6 है। ये टोटल कितना है, 6 है। यानी 20, AD कितना है, 6 है, और BC दूसरा विकर्ण ये कितना है, 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि D2, ये मान लीजिए पहला विकर्ण है, ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। ये पहला विकर्ण है,
ये D1 पहला विकर्ण है और ये D2 दूसरा विकर्ण है। आधा कर देंगे तो D1 कितना है 6, तो 6/2 हो जाएगा और ये 8/2 हो जाएगा। ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 चौका 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलो ये हटाओ यार, यहाँ पे ये इरेज ही नहीं होता है। चलिए, तो एक आपका 3 हो गया, एक आपका 4 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखिए ये D1 D2 और D1/2 कर दिए, D2/2 कर दिए, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक, प्रत्येक भुजा किसके बराबर होगी, तो इसको मान लीजिए मैं एक यही वाला त्रिभुज ले लेता हूं, मान लीजिए O है, O पॉइंट पे एक समद्विभाजित करती है, मान लीजिए ये O है, तो COD है, COD एक त्रिभुज है जिसमें ये 3 हो जाएगा और ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये भुजा इसकी विकर्ण, ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जो चतुर्भुज की जो भुजा होगी, जो चतुर्भुज की भुजा होगी, ये कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण होगी। तो आपको पाइथागोरस पर में पता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें यही वाला तो बताना है, प्रत्येक भुजा किसके बराबर होगा, हमें भुजा बताना है, यानी CD की लंबाई बतानी है मुझे। किसकी लंबाई बतानी है मुझे, CD की लंबाई बतानी है। तो CD की लंबाई, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे। तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में बनता है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 3 है मान लीजिए, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। h मुझे बचाना है, तो h बराबर ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो h स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, तो h बराबर √16 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। दिख रहा है आपको भुजा की लंबाई, हाँ दिख रहा है, भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? देखिए एक बार और समझा देते हैं। एक समकोण समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करती है, यानी पूरा 8 है तो 4 4 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण 6 है तो 3 3 हो जाएगा। तो मान लीजिए ये वाला त्रिभुज को हम ले रहे हैं, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये पूरा 6 था तो ये 3 हो गया, ये पूरा 8 था तो 4 हो गया। हमें त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है, त्रिभुज का भुजा किसके बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या, ये लंब है, ये आपका क्या है आधार है, और ये जो समचतुर्भुज की भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो ये कर्ण मैंने निकाल दिया, कितना आ गया 4 आ गया। चलो आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। यदि समरूप त्रिभुज ABC PQR के परिमाप 36 और 24 है, यदि PQ 10 है तो AB मुझे बतानी है। ठीक, देखो एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है यहाँ पे, ABC और दूसरी त्रिभुज PQR। दूसरी त्रिभुज कितनी है PQ, क्या नाम है PQR नाम है दूसरे की। परिमाप, एक का परिमाप है 36 और दूसरे का परिमाप है 24। यदि PQ 10 सेंटीमीटर है, PQ 10 है, तो AB किसके बराबर होगा, यानी ये वाली बतानी है मुझे। तो दो समरूप त्रिभुज है, तो याद रखिएगा कि जो समरूप त्रिभुज का परिमाप होता है, वो जो समरूप त्रिभुज का परिमाप होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जो समरूप त्रिभुज का परिमाप, समरूप त्रिभुज का परिमाप उन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। याद रखिए, लिख लीजिए कॉपी में। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज का परिमाप यानी पहले वाले का क्या है 36 और दूसरे वाले का क्या है 24, तो 36/24 और ये 10, PQ कितना है 10 है,
तो ए बी मुझे बताना है, यानी यहाँ ए बी लिख दीजिए, बस इसको कर दीजिए। ए बी बराबर ये कितना हो जाएगा, 24 गुने 10 हो जाएगा अब बटा 36। 12 दूना 24, 12 तियाई 36। गलत हो गया क्या? गलत हो गया ना। यहाँ पे देखो ए बी सी कितना है, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी। ए बी सी कितना है, 36 है। ए बी सी का परिमाप 36 है। और ए बी मुझे पता, ए बी सी का परिमाप 36 है और पी क्यू आर का परिमाप कितना है, यहाँ पे 24 है। तो 36 बटा 24 बराबर ए बी मुझे बताना है, ए बी मुझे बताना है, ए बी मुझे बताना है, यानी ए बी सी का 36 है तो इसके बराबर में लिखूंगा ना, ए बी मैंने नीचे लिख दिया था। अब पी क्यू कितना है, 10 है, ऑलरेडी दे दिया गया है। अब ए बी निकालिए आप, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुने 10 अब बट्टा 24। 12 तियाई 36, 12 दूना 24, 2 पचे 10, 5 तियाई 15। ए बी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ए बी कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। कहाँ है, यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चले। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिमिति क्या होगा। बताओ समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4√3। तो क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू बतानी है मुझे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 चौका 16 बराबर ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा यानी 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी यहाँ पे, यानी भुजा कितना आ गई, 4 आ गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है। तो बताओ समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हो तो परिमिति कितनी हो जाएगी, यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है। तो एक 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, सॉरी 4 निकला है ना, 4 निकला है ना, सॉरी 4 निकला है ना। तो एक 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यानी 4 4 8 4 12, कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो आ जाओ। 47 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। तो अर्धवृत्त, ये है अर्धवृत्त, कुल परिमिति पूछ रहा है, अर्धवृत्त की कुल परिमिति, यानी कुल ये हुआ, इसको बोलते हैं कुल परिमिति, है ना। अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो ये अर्धवृत्त है और ऊपर इसका ढक्कन सा, ये इसको बोलते हैं कुल, यानी कि टोटल। तो बताओ इसकी परिमिति क्या होगी, तो 2πr/2, यानी कि πr + 2r। देखो कैसे हो, टोटल पूरी परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है 2πr, तो अर्धवृत्त की 2 लगा दीजिए, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा πr। तो πr किसके हुआ, किसके लिए हुआ, सिर्फ इसके लिए, सिर्फ इसके लिए क्या हुआ πr। लेकिन ये देखो ये पूरा व्यास है, ये पूरा क्या है व्यास, तो 2r मैंने यहाँ पे कर दिया, 2 r मिलकर व्यास बनता है, क्योंकि ये तो व्यास ही है ना, ये तो व्यास ही है ना, ये टोटल क्या है, ये व्यास है। चलो तो अब देखो दोनों में r क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो पाई +2 हो जाएगा, पाई +2 हो गया यहाँ पे। अब बताओ r कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 × पाई +2, यही हो जाएगा अर्धवृत्त की कुल परिमिति। देखिए कहाँ है, 12 × पाई +2 कहाँ है यार, 12 × पाई +2, 12 × पाई +2, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन देखो, 48 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। देखो
एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या r, बड़ा R छोटा r है तो वलय का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी पहले वाले को मैं बड़े R से दिखाता हूं और दूसरे वाले को मैं छोटे r से दिखाता हूं, दूसरे वाले को छोटे r से दिखा देता हूं। पाई पाई कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही क्या हो जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे, देखो किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। किसी वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से, ये मान लीजिए केंद्र है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये जीवा है, मान लीजिए इसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है, इस जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबी जीवा, ये जीवा है, जीवा की न्यूनतम दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, न्यूनतम दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है। तो वृत्त का व्यास बताइए। ठीक, देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये टोटल 8 है। आपको पता होगा यहाँ पे एक परी में कि किसी वृत्त पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा पर, जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी डिवाइड करती है। तो पूरी जीवा कितनी है, मान लीजिए पूरी ए बी है, ए बी जीवा है, तो ए बी टोटल 8 है, कितनी है 8 है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, ये मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण निकाल दीजिए। कर्ण मान लीजिए h है, तो मान लीजिए ये तो रेडियस ही है ना, ये h क्या है रेडियस है, क्योंकि केंद्र से परिधि पर खींची गई दूरी, केंद्र से परिधि की एक पॉइंट तक की दूरी क्या है त्रिज्या कहलाती है, यानी हमें त्रिज्या बतानी है। यानी कि अगर इसकी वृत्त में बात करें तो त्रिज्या, और त्रिभुज में बात करें तो हाइपोटेनियस। तो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 3 के 9 और ये 25 हो जाएगा। h स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो h स्क्वायर बराबर 25, यानी h बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये √25 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। कितना हो गया 5 हो गया। ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अरे यार, ये कितनी हो गई हमारी 5 हो गई। ठीक है, तो ये तो त्रिज्या है, लेकिन मेरे से व्यास पूछ रहा है, तो 5 और ऐड कर देंगे, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे स्क्रीन। 50 नंबर क्वेश्चन है, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, परिधियों का अनुपात हमें बताना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि मान लीजिए 2 वृत्त है, तो पहले वाले की त्रिज्या मैं बड़ा आर से दिखाता हूँ और दूसरे वाले त्रिज्या को मैं छोटा आर से दिखाता हूँ। ये कितना है 9:4, यानी कि 9/4 हो गया। तो देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r/r इधर जाकर ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। यानी यही पूछ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है परिधि का अनुपात, तो 2πr/2πr, 2π से 2π कैंसिल, कितना हो गया 3/4, यानी कि 3:4। कितना हो गया 3:4। कहाँ है 3:4 नहीं, 3:2 न होगा, ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे। तो जितना त्रिज्या होगा उतना ही क्या होगी परिधि होगी। तो ये मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिया। अब आप बताइए कि 50 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी 50 ही टच करना होता है। ये टोटल आपका 1 से लेकर 50 तक हो गया। अब इसके बाद वाला ये बड़ा हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा,
तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मैं 51 से कराऊंगा। देखिए 51 से 100 तक क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा ये, लेकिन ये नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, इसके बाद वाले में, ठीक है, ताकि ज़्यादा बेहतर आप कर पाइएगा। तो 50 क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि 50 में आपने कितना जो है वो सही किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, उसमें 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो है टोटल आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।